नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी हरियाणा चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी के बड़े खुलासे की, बिहार में पहले चरण के मतदान की, देखेंगे दूसरे चरण के प्रचार के लिए कहां-कहां पहुंचे दिग्गज नेता, महाराष्ट्र सरकार पर उद्धव ठाकरे ने किया क्या खुलासा, जानेंगे मनरेगा पर क्यों पलटी मारी मोदी सरकार ने, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एफआईआर दर्ज होने पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की सफाई आई सामने, कहा चुनाव आयोग का करता हूं सम्मान, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया है पेश। सीजेआई बीआर गवई का बड़ा बयान, कहा लोकतंत्र के सभी अंग नागरिकों के कल्याण के लिए है मौजूद, 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं जस्टिस गवई। पीएम मोदी से महिला क्रिकेट टीम ने की मुलाकात, 2 नवंबर को जीता था विमेंस वर्ल्ड कप, दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से दी थी मात। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम का हुआ ऐलान, ऋषभ पंत की 3 महीने बाद वापसी, 14 नवंबर से शुरू होगी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी पर बड़ा खुलासा किया और दावा किया कि बिहार में भी वोट चोरी की गई है। राहुल गांधी ने जिस हाइड्रोजन बम की बात की थी उसे आज उन्होंने फोड़ दिया है। तो क्या खुलासा किया राहुल ने, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में वोटों की धांधली हुई, वोटिंग लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े गए तो जो वोटर थे उनके नाम काट दिए गए। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने सारे सबूत सामने रखे। करीब 80 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने बताया, हरियाणा में 3,50,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए और 25 लाख फर्जी वोटर जोड़े गए, यानी हर 8 में से 1 वोटर फर्जी था। ब्राजील के एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला। फोटो एक ही, नाम कहीं सीमा स्वीटी है तो कहीं सरस्वती, रश्मि और विमला। पलवल से जिला परिषद के वाइस चेयरमैन और भाजपा नेता के घर का नंबर 150 है और उनके घर पर 66 वोट दर्ज हैं। जब हम वहां गए तो कोई नहीं मिला। एक घर जहां 500 वोटर दर्ज हैं और हम उन्हें खोजने गए तो वहां भी कोई नहीं मिला। आयोग के पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे डुप्लीकेट वोटर की पहचान की जा सकती है, लेकिन उनका इस्तेमाल जानबूझकर नहीं किया गया। चुनाव आयोग का कहना है कि जिनके वोटर कार्ड पर हाउस नंबर 0 लिखा है वो बेघर लोग हैं। हमारी जांच में सामने आया, इनमें से कई लोग अपने घरों में रह रहे हैं। हाउस नंबर 0 इसलिए लिखा है जिससे फर्जी वोट डालें और कोई पता नहीं कर सके। हरियाणा में डाक मतपत्र में कांग्रेस आगे थी। पहली बार ऐसा हुआ कि जो पार्टी हरियाणा में डाक मतपत्र में आगे हो और चुनाव नतीजों में हार जाए, ये हर किसी के लिए चौंकाने वाला था। हरियाणा में हर एग्जिट पोल बता रहा था कि चुनाव कांग्रेस जीत रही है, लेकिन 2 दिन पहले सीएम नायब सिंह सैनी हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। ये कौन सी व्यवस्थाएं थी? राहुल ने कहा कि मैं जो यहाँ कह रहा हूँ वो 100% सच है। एक पूरे राज्य के चुनाव को चुरा लिया गया। जो हरियाणा में किया गया वही बिहार में करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में भी कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। राहुल गांधी ने सवाल चुनाव आयोग से किए। ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, जेनजी भी देख रहे हैं कि उनका भविष्य संकट में है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल के आरोपों पर ज्ञानेश कुमार तो चुप्पी साध गए। जवाब बीजेपी की तरफ से आया। बीजेपी नेता किरण रिजिजू ने राहुल के आरोपों को फर्जी करार दे दिया, लेकिन जो सबूत राहुल ने सामने रखे उसका जवाब नहीं दे पाए। हरियाणा चुनाव पर राहुल के खुलासे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग जांच कराएगा या फिर से राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगेगा, क्योंकि अब सवाल बिहार चुनाव पर भी उठ रहे हैं, जहां 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग होनी है और जिन सीटों पर वोटिंग होगी 2020 में उनमें से 61 सीटों पर महागठबंधन तो 59 पर एनडीए को जीत मिली थी, यानी मुकाबला कांटे का है। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग में महज चंद घंटों का वक्त बाकी है। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग में राज्य के 18 जिलों की 121 सीटों पर बिहार की जनता अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करेगी। इसके जरिए कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इन सीटों पर वोटर्स 3,75,00,000 से ज्यादा वोटर 1,300 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पहले चरण के इस मतदान में कई हाई प्रोफाइल चेहरे चुनावी मैदान में हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का नाम शामिल है। इनके अलावा विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, नितिन नवीन समेत 16 मंत्रियों की किस्मत भी तय होगी। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, उनके भाई तेज प्रताप यादव और अवध बिहारी चौधरी जैसे बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है।
पहले चरण के लिए प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है। एनडीए में 120, जिसमें से जेडीयू 57 सीटों पर, बीजेपी 48 सीटों पर, एलजेपी 13 और आरएलएम के पास 2 सीटें हैं। इसी तरह महागठबंधन की बात करें तो 117 कुल सीटों में से आरजेडी 71 सीटों पर, कांग्रेस 24 सीटों पर, सीपीआई 14 सीटों पर, सीपीआई-एम 5 सीटों पर और सीपीआई-एमएल 3 सीटों पर। वहीं जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी 118 सीटों पर चुनावी मैदान में है। पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान 3 अलग अलग समय तक होगा। 7 बजे से शुरू होकर ये अलग अलग सीटों पर कहीं 4 बजे तो कहीं 5 बजे, बाकी जगहों 6 बजे खत्म होगा। निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं और सभी बूथों पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। सभी कर्मचारी पोलिंग बूथों पर पहुंच गए हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। दूसरे चरण की वोटिंग 11 को होगी, जबकि नतीजे 14 नवंबर को सामने आएंगे। बिहार में पहले चरण की वोटिंग की तैयारियां पूरी हो गई हैं, तो दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तेजस्वी यादव ने तो एक ही दिन में 18 रैलियां कर वोट मांगे, तो एनडीए के नेता भी चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए। बिहार चुनाव में दूसरे चरण के लिए अब 122 सीटों पर प्रचार अभियान तेज हो गया है। सभी प्रमुख दलों के शीर्ष नेताओं ने 5 नवंबर को ताबड़तोड़ रैलियां की और अपने विरोधियों पर तीखे हमले किए। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने 1.5 दर्जन सभाओं को संबोधित किया और एक बार फिर अपना वादा दोहराते हुए कहा कि हमारी सरकार बनते ही हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जीविका दीदियों को स्थायी करेंगे और उनका मानदेय 30,000 रुपए भी कर दिया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने नवादा में सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार को किनारे कर दिया है और अब वो सीएम नहीं बनेंगे। बीजेपी वाले अवध में भी हारे हैं और मगध में भी हारेंगे। चुनाव नौकरी बनाम भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। बीजेपी वाले अवध में भी हारे हैं और मगध में भी हारेंगे। ये चुनाव नौकरी बनाम भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बेतिया के चनपटिया में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज अंग्रेजों का नहीं, मोदी का साम्राज्य है जिसमें सब कुछ महंगा हो गया है। तो आपको मालूम होगा कि आज की क्या परिस्थिति है हमारे देश की। जिस तरह एक समय एक अंग्रेजी साम्राज्य था, उससे कोई कम नहीं है मोदी जी का राज। उन्होंने किसानों की कर्ज माफी न होने और अंबानी अडानी का कर्ज माफ होने पर भी सरकार को घेरा। उधर एनडीए भी चुनावी मैदान में नजर आया। एनडीए की तरफ से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गया जी के वजीरगंज में लालू परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने जंगल राज की वापसी की चेतावनी दी और 7 बुलडोजर दिखाते हुए कहा कि यही बिहार में भी चलने वाले हैं। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने किशनगंज के ठाकुरगंज में अपनी सरकार के विकास कार्यों पर जोर दिया और लालू राबड़ी राज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले तो फालतू सरकार थी, लेकिन अब बच्चे, लड़के, लड़कियां सब लोग आराम से घूमते हैं। पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले दोनों गठबंधनों की तरफ से धुआंधार चुनाव प्रचार से राज्य का सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। अब इस प्रचार का किस गठबंधन को कितना फायदा मिलता है, ये तो देखना होगा। बिहार में चुनाव प्रचार तेज हो गया है, तो इसे लेकर सवाल महाराष्ट्र में उठ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे इस समय महाराष्ट्र की यात्रा पर हैं। वो किसानों की समस्याओं को उठा रहे हैं। उद्धव ने सवाल किया है कि अगर महाराष्ट्र का सीएम बिहार की चिंता कर रहा है, तो महाराष्ट्र के किसानों की चिंता कौन करेगा? तो क्या कुछ कहा उद्धव ने, देखेंगे रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में किसानों के मुद्दे को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार के खिलाफ दगाबाज रेस संवाद यात्रा निकाली। इस यात्रा के पहले दिन उद्धव ठाकरे मराठवाड़ा पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने सीएम फडणवीस और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र के किसान खुले में हैं और हमारे मुख्यमंत्री बिहार में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। मेरे पास मुख्यमंत्री का एक वीडियो है जिसमें वो बिहार की एक जनसभा में कहते हैं कि प्रधानमंत्री सभी राज्यों से प्यार करते हैं, लेकिन राज की बात यह है कि प्रधानमंत्री बिहार से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या ऐसे शासक आपको और हमें कुछ देंगे? क्या वो आपके संकट के समय आपकी मदद के लिए आएंगे? जून में कर्ज माफी का ऐलान करने का मतलब है चीजों पर पर्दा डालना। अगर सरकार धोखेबाज है तो हमें उन्हें धोखा देना चाहिए। उनसे कहो कि पहले कर्ज माफी करो, फिर हम तुम्हें वोट देंगे। ठाकरे यहीं नहीं रुके, उन्होंने महायुति सरकार पर तंज कसते हुए आगे कहा कि चुनाव से पहले परिवार की सभी महिलाओं को लाड़की बहन योजना का लाभ मिला था, लेकिन अब परिवार की केवल 2 महिलाओं को ही इसका लाभ मिल रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि भाजपा घर घर में झगड़े करवा रही है? जिन्हें लाभ मिल रहा है वो लड़की हैं और जिन्हें नहीं मिल रहा है वो नगदी हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार उद्धव ठाकरे के आरोपों का जवाब कब देती है और किसानों से किए गए वादों को कब पूरा करती है। उद्धव ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा तो अदालतों का रुख भी केंद्र को लेकर सख्त
सख्त दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में मनरेगा को लेकर पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और जब सुप्रीम कोर्ट में भी मोदी सरकार गिरी तो उसने सरेंडर कर दिया। अब बंगाल के लिए मनरेगा फंड जारी करने की तैयारी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगने के बाद केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा को दोबारा शुरू करने पर नर्म पड़ती दिख रही है। 3 साल से ज्यादा समय से फंड रोके जाने के कारण राज्य में बंद पड़ी इस योजना को अब विशेष शर्तों के साथ बहाल करने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को सूचित किया है कि वो विशेष परिस्थितियों के तहत पश्चिम बंगाल में मनरेगा को फिर से शुरू करने पर विचार कर सकता है। दरअसल केंद्र ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 18 जून के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मनरेगा को 1 अगस्त 2025 से पश्चिम बंगाल में लागू करने का निर्देश दिया गया था। हाई कोर्ट ने केंद्र को यह अधिकार दिया था कि वह भविष्य में अनियमितताओं को रोकने के लिए योजना के क्रियान्वयन पर विशेष शर्तें, प्रतिबंध और नियम लगा सके। केंद्र ने हाईकोर्ट के आदेश के लागू होने से ठीक एक दिन पहले यानी 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक SLP दायर की थी जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2022 को मनरेगा अधिनियम की धारा 27 का हवाला देते हुए फंड्स जारी करना बंद कर दिया था, जिसके लिए केंद्रीय निर्देशों का पालन न करने को वजह बताया गया था। योजना के निलंबन से पहले राज्य में हर साल 51 लाख से 80 लाख परिवार इससे लाभान्वित होते थे। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जो लगातार फंड बहाली की मांग कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद अब सरकार का रुख नर्म पड़ गया है, जिससे अब राज्य में उसको यह योजना बहाल करनी पड़ रही है। 3 साल बाद पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा का फंड जारी होगा। इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच लंबे समय से तकरार चली आ रही है। तो राज्य की पुलिस और BSF के बीच भी तकरार चल रही है और ये तकरार झड़प में बदल गई। तो क्या है पूरा मामला, देखेंगे ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में पुलिस और BSF जवानों के बीच झड़प की घटना सामने आई। मामला कफ सिरप की तस्करी से जुड़ा हुआ है। भारी खेफ में कफ सिरप की तस्करी कर रहे तस्करों को पकड़ने के लिए BSF के जवान और बंगाल पुलिस आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि इस घटना में एक पुलिस अधिकारी समेत कई लोग घायल हो गए। दरअसल करीमपुर क्षेत्र से एक गाड़ी में लगभग 11 पेटी कफ सिरप की तस्करी करके चापड़ा की ओर ले जाया जा रहा था। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस की मौजूदगी का अंदाजा लगते ही तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए और कफ सिरप की पेटियां मौके पर ही छोड़ दी। पुलिस ने जब्ती की कार्रवाई शुरू की। तभी सीमा नगर BSF कैंप से कुछ जवान मौके पर पहुंचे और पुलिस को रोककर सिरप की खेप को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। BSF जवानों की तरफ से यह दलील दी गई कि सीमा नगर उनका अधिकार क्षेत्र है, लिहाजा इस तस्करी की कार्रवाई करने का अधिकार उन्हें है। वहीं पुलिस ने तर्क दिया कि सूचना उनके पास थी और कार्रवाई स्थानीय थाने की जिम्मेदारी है। दोनों के बीच इस बहस ने झड़प का रूप ले लिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में BSF के हस्तक्षेप और उनके अधिकार में बढ़ोतरी के चलते दोनों के बीच पहले ही मतभेद देखने को मिल रहा है। वहीं अब इस मुद्दे पर दोनों के बीच मतभेद की खाई और गहरी हो गई है। साथ ही BSF पर सवाल भी उठ रहे हैं कि अपने अधिकार क्षेत्र का दावा करने वाले BSF के जवानों को इस तस्करी की सूचना कैसे नहीं मिली। बंगाल में पुलिस और BSF आमने सामने आने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो सवाल अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी खड़े हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को चुनावों में बड़ा झटका लगा। चुनाव में उनके दल को करारी हार मिली है और यहां तक कि न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव को लेकर जहां ट्रंप ने पूरी ताकत झोंक दी थी, वहां भी डेमोक्रेट उम्मीदवार जोहरान ममदानी चुनाव जीत गए हैं। देखिए रिपोर्ट। न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जीत हासिल कर भारतवंशी जोहरान ममदानी ने इतिहास रच दिया। ममदानी की ये जीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने अपने विरोधियों के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी झटका दे दिया, जिन्होंने उनको हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। ममदानी को 9,48,202 वोट्स मिले। ये कुल वोटों का लगभग 50.6% है। ये चुनाव इसलिए भी खास रहा क्योंकि इसमें 1969 के बाद पहली बार 20 लाख से ज्यादा वोटरों ने हिस्सा लिया। ममदानी ने अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद अपनी विनिंग स्पीच की शुरुआत भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की पंक्तियों को दोहराते हुए की। अपने समर्थकों के सामने ममदानी ने कहा कि इतिहास में ऐसा क्षण बहुत कम आता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से दमित राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। आज न्यूयॉर्क ने ठीक यही किया है। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new,
when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. So let us speak now with clarity and conviction that cannot be misunderstood about what this new age will deliver and for whom. This will be an age where New Yorkers expect from their leaders a bold vision of what we will achieve, rather than a list of excuses for what we are too timid to attempt. Central to that vision will be the most ambitious agenda to tackle the cost of living crisis that this city has seen since the days of Fiorillo LaGuardia. ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बने हैं और उनके इस भाषण ने दुनिया भर का ध्यान इनकी तरफ खींचा है। कांग्रेस पार्टी ने ममदानी के वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने लिखा कि ये उन लोगों के लिए जवाब है जो लगातार आधुनिक भारत के निर्माता नेहरू को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। नेहरू की विरासत समंदर और पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। श्रीमान मोदी। जानकारों का मानना है कि यह घटना दिखाती है कि जहां एक तरफ भारत में बीजेपी और आरएसएस लगातार नेहरू को निशाना बनाते रहते हैं, तो वहीं वैश्विक स्तर के नेता आज भी नेहरू को याद करते हुए अपने भाषणों में उनका जिक्र कर रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। भाई, बिहार के चुनाव में गजब की बात हो रही है। आपका नाम मतदाता सूची में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आपका नाम मतदाता सूची में किसी तरह से होता भी है तो आप अपना वोट डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिनके हाथ में राज्य की पुलिस है, प्रशासन है, उसके नेता जेडीयू के नेता लल्लन सिंह ने अपनी सभा में ये कह दिया, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके हिदायत दी थी कि लोगों को मतदान करने के लिए नहीं जाने दिया जाए। तो भैया लल्लन सिंह जी, आप नतीजा भी बता दीजिए कि चुनाव का ये नतीजा क्या होने वाला है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है में हो सकता है ये भी मुमकिन हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।